हमारे यहाँ अक्सर ये सवाल किया जाता है कि फ़िलाँ साइंसी प्रोग्राम या फ़िलाँ साइंसी तहकीक के लिए मगरबी ममालिक इतना रकम क्यों खर्च कर रहे हैं? अगर यही रकम गरीबों में तक़सीम कर दी जाए तो कितना फ़ायदा हासिल होगा? आइए देखते हैं कि तरक्की याफ़्ता ममालिक अपने साइंसी प्रोग्राम्स के लिए इस कदर रकम क्यों खर्च करते हैं। सन 1897 में जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया तो अपनी दरियाफ्त के बाद उसने कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर इस दरियाफ्त के बारे में लोगों को आगाह किया। किसी एक लेक्चर्स के दौरान किसी तालिब इल्म ने उनसे सवाल किया कि आपकी इस दरियाफ्त का इंसानियत के लिए भी कोई फ़ायदा है या ये आम इंसान की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होगी या नहीं। जे थॉमसन ने जवाब दिया कि ये तहकीक या ये दरियाफ्त सिर्फ साइंसी तजस्सुस की तस्कीन के लिए, इससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचने की कोई उम्मीद फ़िलहाल नहीं है। इस बात को सवा सदी गुजर चुकी है और आज ज़िंदगी का इन्हसार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर है। मुस्तकबिल करीब में हर घर में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट लाइट बल्ब, गरज स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, गरज हर चीज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द और इसी इलेक्ट्रॉन की ईजाद के इर्द गिर्द घूम रही होगी। आज भी दुनिया की ज़्यादातर तिजारत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के ज़रिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री दुनिया भर में 10 अरब डॉलर सालाना मालियत की चीज़ें बनाकर बनाकर फराहम कर रही है। करोड़ों लोगों को रोज़गार फराहम किया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की जीडीपी का कम अज़ कम एक तिहाई इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जनरेट होता है। अगर सवा सदी पहले जे थॉमसन की फंडिंग ख़त्म कर दी जाती या रोक दी जाती और किसी को इलेक्ट्रॉन जैसी बेकार चीज़ पर तहकीक की इजाज़त ना दी जाती तो शायद हम आज भी कागज़ पेंसिल की तिजारत कर रहे होते। सन 1916 में आइंस्टाइन ने एक साइंसी पेपर लिखा जिसमें उन्हें एक पेशीन गोई की कि गैस के मालिक्यूल्स को एक ख़ास अंदाज से एक्साइट किया जाए तो इससे फोटॉन्स खारिज होंगे। उसने इसे स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट का नाम दिया। ये पेपर भी महज एक साइंसी तजस्सुस की तस्कीन के लिए था जिसका कोई अमली इस्तेमाल आइंस्टाइन के जहन में नहीं था। आइंस्टाइन की साइंसी खिदमात की नज़र में यह पेपर कदरे गैर अहम था और कई दहाइयों तक इस पर कोई काम नहीं किया गया। 40 साल बाद यह पेपर लेज़र टेक्नोलॉजी की बुनियाद बना। आज तरक्की याफ्ता ममालिक में करोड़ों चीज़ों की खरीदो फरोख्त ऑटोमेटिक तौर पर होती है। हर चीज़ पर एक बार कोड लगा होता है जिसे लेज़र के जरिए कंप्यूटर पढ़ते हैं, डेटाबेस से इसकी चीज़ की कीमत मालूम करते हैं और आपके बिल में शामिल कर देते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में अब दुकानों पर दुकानदार नहीं होते। अपनी जाकर अपनी मतलूबा चीज़ उठाकर ऑटोमेटेड स्क्रीन पर खुद ही स्कैन करते हैं, खुद ही शॉपर में डालते हैं और बिल अदा करके घरों की तरफ चले जाते हैं। आइंस्टाइन ने जब लेज़र की इक्वेशन दरियाफ्त की तो उसके जहन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि 100 साल के बाद ये लेज़र ज़िंदगी का इस कदर अहम हिस्सा होगा कि इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए, उस वक्त अगर आइंस्टाइन को ये कहा जाता कि इस किस्म की फजूल रिसर्च पर वक्त और पैसा क्यों लगा रहे हो, तो शायद लेज़र की इजाद मुमकिन ही ना हो पाती। सन 1932 में वाल्टन और उसके साथियों ने पहला पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया जो 400 किलोवाट पर काम करता था। इस वक्त उनका मकसद अवाम की खिदमत करना नहीं था बल्कि महज एक तजस्सुस था कि चार्ज्ड पार्टिकल्स को हाई स्पीड पर किस टारगेट से टकराया जाए तो क्या होता है। आज दुनिया के हर बड़े अस्पताल में पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं जो कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। पिछली 2 सदियों में तरक्की याफ्ता ममालिक में लोगों के मायार ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आई है और इसकी बुनियादी वजह बुनियादी साइंसी रिसर्च पर तवज्जो देना है। अगरचा जब ऐसी किसी साइंसी रिसर्च के लिए फंडिंग की जाती है तो उस वक्त इस रिसर्च का कोई ज़ाहिरी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन एक दफ़ा जब कोई नया मज़हर दरियाफ्त हो जाए तो जल्द ही टेक्नोलॉजी इस मज़हर को इस्तेमाल करके नई टेक्नोलॉजी ईजाद करती है जिससे नित नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाखों क्वालिफाइड लोगों को आला दर्जे की मुलाजमत मिलती है और मुल्क की मईशत के साइज में अरबों डॉलर का इजाफा होता है। अमेरिका के
قومی سائنس فاؤنڈیشن کے ڈیٹے کے مطابق سائنسی تحقیقات پر لگی رقم امریکہ کی قوم کے لیے بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوئی۔ خاص طور پر اسپیس ٹیکنالوجی پر ہر $1 کا خرچ امریکہ کی معیشت میں 8 سے 10 گنا اضافے کا باعث بنا ہے۔ یعنی اگر اسپیس پروگرام پر $1 ارب سالانہ خرچ کیے جائیں تو اس سے امریکہ کی معیشت میں 8 سے 10 ارب ڈالر سالانہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی بہت کم انویسٹمنٹس ہیں جن پر اس قدر زیادہ منافع ہوتا ہو۔ اگر ہم ترقی پذیر ممالک کی بات کریں تو چین اور بھارت دونوں میں بنیادی سائنسی تحقیقات پر کام ہو رہا ہے۔ دونوں ملکوں کی اسپیس ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور دونوں ممالک ہر سال اربوں ڈالر کا زر مبادلہ اسپیس ٹیکنالوجی سے حاصل کرتے ہیں۔ دونوں ممالک میں محض چند دہائیوں میں 50 سے 60 کروڑ افراد غربت سے نکل کر مڈل کلاس میں آ گئے اور مزید چند سالوں میں کروڑوں لوگ غربت سے نکل جائیں گے۔ دونوں ممالک میں فی کس سالانہ آمدنی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ کسی بھی دور میں جس ملک نے بنیادی ترجیحی بنیادوں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیق پر سب سے زیادہ توجہ دی، وہ ملک بہت جلد دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہونے لگے۔ سائنسی تحقیق یونان میں ہو رہی تھی، اس وقت یونان دنیا میں سب سے آگے تھا۔ جب مسلمان سائنسی تحقیق پر کام کر رہے تھے، اس وقت مسلم ممالک دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک تھے، اور جب یورپ نے سائنسی تحقیق پر توجہ دی تو پوری دنیا پر یورپ کی حکومت قائم ہوگی۔ جب امریکہ نے اسپیس پروگرام کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈنگ فراہم کی تو امریکہ بہت جلد سپر پاور بن گیا۔ اب چین تحقیق پر باقی ممالک سے زیادہ توجہ دے رہا ہے اور ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند دہائیاں چین کی دہائیاں ہوں گی، جب چین دنیا کا سب سے کامیاب اور سب سے طاقتور ملک ہوگا۔